कुछ वक्तव्य लिखने हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ भी लेते हैं। और अगर आपने हिंदी पढ़ी और पंडित कामता प्रसाद को नहीं पढ़ा तो मतलब समझ लो आपने आधी चीज़ें नहीं पढ़ी। किसको? पंडित कामता प्रसाद। तो एक वक्तव्य है इनका, पंडित कामता प्रसाद गुरु ने विशेषण के बारे में ये बात बोली कि विशेषण क्या होता है? विशेषण वो शब्द हैं, विशेषण वे शब्द हैं जिनके उपयोग मात्र से संज्ञा अपना मूल अर्थ खो देती है, मूल अर्थ खो देती है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि देखिए आपको ये पता है कि संज्ञा और सर्वनाम क्या करते हैं, सॉरी विशेषण क्या करता है? संज्ञा और सर्वनाम की बताता है विशेषता, ठीक। लेकिन जैसे ही आप विशेषण शब्द किसी संज्ञा के आगे लगा देते हैं तो वो विशेषण शब्द उस संज्ञा की विशेषता को प्रकट करने लगता है और अर्थ पूरी तरीके से किस पर आधारित हो जाता है? विशेषण पर आधारित होता है। जैसे अगर मैं यहाँ कहूँ कि यहाँ छात्र बैठे हैं तो आपका दिमाग सिर्फ इस बात पर गौर करेगा कि यहाँ पर जितने लोग हैं वो छात्र हैं, वो बैठे हुए हैं, ठीक। लेकिन इसी के आगे मैंने एक शब्द लिखा, जैसे मैंने लिखा छात्र, तो ये छात्र क्या है? संज्ञा है कि नहीं है? अब ये छात्र संज्ञा है। लेकिन अब मैंने इसी के आगे एक टर्म आपसे बोल दिया, मैंने कहा भैया मेधावी छात्र, तो अब आपका दिमाग किन पर ध्यान देगा? मेधावी छात्र पे। जहां पर आपको मालूम है कि ये छात्र क्या है? संज्ञा है, लेकिन ये मेधावी क्या होगा? विशेषण हो जाएगा। अब आपका ध्यान क्या छात्र पे रहा? अब किस पर चला गया? मेधावी छात्रों पर। तो यानी कि संज्ञा से जस्ट पहले जो शब्द आया, यानी ये जो विशेषण आया, इसने संज्ञा के मूल अर्थ को क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। अब आप सारे छात्रों पे ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ उन्हीं छात्रों पे ध्यान देंगे जो कि बहुत ही मेधावी हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं? यही बात पंडित कामता प्रसाद गुरुजी ने समझाई थी। तो आप इसको लिख लीजिए, फिर हम अगला वक्तव्य देखते हैं। जो दूसरा वक्तव्य है वो हमारा है आचार्य किशोरी दास वाजपेयी। लेकिन इनको पढ़ने से पहले आप थोड़ी सी कुछ बातें जान लो। जैसे आपको ये पता है, मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया है कि जो विशेषण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? बताइए। विशेषण होते हैं 4 प्रकार के ना। कौन कौन सा मैंने बताया था आपको? गुणवाचक और संख्यावाचक, उसके बाद परिमाणवाचक और सांकेतिक या सार्वनामिक। यही आपको मैंने पिछली क्लासेस में बताया था। सांकेतिक या सार्वनामिक, इन्हीं को निर्देशक भी कहते हैं। चलिए, ये विशेषण जो 4 प्रकार के हैं, जब प्रश्न आता है आपके यूपी पीसीएस में खास करके, ठीक है, जब यूपी पीएससी पूछता है तो यूपी पीएससी 2 आधारों पर पूछता है। पहला पूछता है कि ये बताओ भाई साहब कि प्रयोग के आधार पर विशेषण कितने होते हैं। एक वो पूछेगा प्रयोग के आधार पर, पहला। दूसरा वो पूछता है गुण, संज्ञा, जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे ही सेम क्वेश्चन पूछा है, गुण, संज्ञा और परिमाण के आधार पर विशेषण, ये आपसे पूछते हैं। एक तो आपसे पूछते हैं प्रयोग के आधार पर विशेषण, समझ में आ रही है बात, और दूसरा आपसे पूछते हैं गुण, संज्ञा, परिमाण के आधार पर विशेषण। तो जब आपको गुण, संज्ञा और परिमाण के आधार पर विशेषण बोलेंगे तो कितना बताना है आपको? 4। कितना? 4, जो ऊपर आपका लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब आपसे प्रयोग के आधार पर पूछेंगे तो प्रयोग के आधार पर मैंने आपको 2 विशेषण पढ़ाए हैं। कौन कौन सा पढ़ाया है? एक विशेषण विशेष्य पढ़ाया है, एक पढ़ाया है विशेष्य विशेषण, और एक क्या पढ़ाया है बताइए? पढ़ लिया करो महाशय लोगों को थोड़ा सा। विधेय विशेषण एक पढ़ाया है, विधेय विशेषण। विशेष विशेषण को ही उद्देश्य विशेषण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। मैंने आपको क्या समझाया था? विधेय विशेषण क्या होता है? विधेय विशेषण और विशेष विशेषण में भी मैंने आपको कुछ बातें समझाई थी कि विधेय विशेषण में क्या होता है? विशेषण कब यूज होता है? विशेष के बाद। और इसमें विशेषण कब यूज होता है? विशेष से पहले। तो मतलब यहाँ पर विधेय विशेषण में विशेषण किस स्थान पर आता है? दूसरे स्थान पे। जबकि उद्देश्य विशेषण में विशेषण किस स्थान पर आता है? बोलो, पहले स्थान पे। देखो नाम से भी आप कर सकते हो। उद्देश्य विशेषण का मतलब क्या हुआ कि विशेषण का ही उद्देश्य संज्ञा को निरूपित करेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो इसका मतलब यह है कि आप जो भी विशेषण शब्द यूज करेंगे वो उद्देश्य रूप में उपयोग होगा। जैसे मैंने ये कहा आपसे, विशेषण ही संज्ञा की तरह उपयोग कैसे हो सकता है? जरा देखिए। जैसे मैंने आपसे ये कहा, एक मैंने आपसे एग्जाम्पल ये बोला, मैंने कहा झूठी बात मत बोलो।
झूठी बात मत बोलो। तो यहां पर अगर आप देखो तो वरीयता किसकी है? ये बात क्या हुआ? संज्ञा, और झूठी क्या हुआ? विशेषण, क्योंकि बात कैसी है? झूठी है। तो इसका मतलब वो उसकी क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। अब मैंने आपसे ये कहा कि झूठी बात मत बोलो, तो यहां पर अगर आप देखो तो पूरा का पूरा जो है बात किस पर आ गई है? झूठी बात पे। यहां पर बात के आगे यहां देखो अगर आप, तो विशेषण कहां यूज किया गया है? पहले। विशेष क्या होता है? जिसकी बात कही जाती है। तो हमने बात के बारे में बोला है, तो आप ये देखो तो विशेषण कहां आ गया? पहले आ गया। और उसने क्या किया? संज्ञा के मूल अर्थ को क्या कर दिया? बदल दिया। तो यहाँ पे सारा उद्देश्य किस पर आधारित हो गया? विशेषण पर आधारित हो गया। ठीक। अगर हम कहते हैं आपसे बात मत बोलो, तो आप कहोगे बोलबे ना करें, गूंगे हो जाएं, काट लें जीभ, भाग जाएं, अब्बा जब्बा जब्बा करने लगे, ये सब तो आप कहोगे नहीं। लेकिन हम कहेंगे झूठी बात मत बोलो, तो आप कहोगे अच्छा हाँ चलो ढंग की बात सिखा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक। अब मैं बोलूँ दूसरा, इसी को मैं एक और एग्जांपल ले लूँ। मैं कहूँ यह बात झूठी है, ऐसे बोल देता हूँ, यह बात झूठी है। तो अब यहाँ आप देखो, यहाँ पर बात पहले आ गया, मतलब संज्ञा क्या आ गई? पहले। या विशेष से क्या आ गया? बताओ। पहले आ गया। और विशेषण कहाँ चला गया? बताइए। बाद में चला गया। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वाला कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सर ये उद्देश्य विशेषण होगा कि नहीं होगा? ये पहला वाला विशेष विशेषण होगा, पहला वाला। क्यों? क्योंकि विशेषण कहाँ उपयोग किया गया? पहले स्थान पे। ठीक। और दूसरा वाला यह बात झूठी है, तो ये कहाँ आ गया? दूसरे स्थान पे। और जैसे ही दूसरे स्थान पर आया वो क्या हो गया? बोलिए। विधेय विशेषण हो गया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो प्रयोग के आधार पर, ये हम आपको पढ़ा भी चुके हैं, बस आपको हल्का हल्का रिवीजन दे रहे हैं ताकि आप चीजें भूले नहीं। तो प्रयोग के आधार पर अगर आपसे आयोग पूछेगा कि प्रयोग के आधार पर कितने विशेषण होते हैं, तो आप कितने बताएंगे? बताइए। 2। और अगर बोले गुण, संज्ञा और परिमाण के आधार पर, तो आप कितने बताएंगे? 4। और 4 ये कौन से हैं? ये। अब हम आते हैं, इसको नोट करिए फिर आगे बताते हैं। अब यहाँ पे सुनिए, आगे है आपका आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। अभी आपने उनको पढ़ा, क्या नाम है? कामता प्रसाद जी को। उन्होंने ये बताया कि विशेषण वास्तविकता में काम क्या करता है। अब आप समझिए किशोरीदास वाजपेयी ने क्या बोला। किशोरीदास वाजपेयी ने वास्तविकता में विशेषण के जो भेद हैं, जो आप 4 मानते हैं, गुण और संख्या और परिमाण और सार्वनामिक विशेषण, तो इन्होंने विशेषण के कितने भेद माने हैं? 3 भेद माने हैं। प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार विशेषण के कितने भेद होते हैं? जब तक नाम से ना पूछे तब तक 4 लगाना। ये बात याद रखना, नहीं पता चला 3 लगा के चले आए। बात समझे? जब नाम दे दे कि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार विशेषण के कितने भेद होते हैं, तब आप क्या बताएंगे? 3 भेद होते हैं। रीजन है उसका। 3 कौन कौन से भेद इन्होंने माने? 3 भेद माने इन्होंने। गुणवाचक माना एक माना गुणवाचक, दूसरा माना आपका संख्यावाचक, और तीसरा माना आपका सार्वनामिक। तीसरा माना आपका सार्वनामिक, तो या सांकेतिक। तो मतलब इन्होंने किसको नहीं माना? हाँ, इन्होंने नहीं माना, तो नहीं माना, किसको नहीं माना? परिमाण को नहीं माना। रीजन है इनका, इन्होंने कहा परिमाणवाचक जो है वास्तविकता में संख्यावाचक का ही उदाहरण है। जैसे आपको मैंने समझाया है कि परिमाणवाचक में क्या होता है? माप तौल की वस्तुएं होती हैं, जिनका आप मेजरमेंट कर सकते हैं, वो वस्तुएं होती हैं। यहाँ पर होती कि नहीं होती? और उसके बाद संख्यावाचक में संख्या होती है, गणनात्मक होती हैं। इस तरीके से मैंने आपको आवृत्ति और इस तरीके से बहुत सारा बताया था। ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखो तो संख्यावाचक ही परिमाणवाचक है, ऐसा आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये कहते हैं कि जब आप परिमाणवाचक की बात करते हो तो उसमें तो संख्या आप लेते ही हो ना। जैसे अगर आप बोलो 1 मीटर कपड़ा, तो 1 मीटर कपड़ा किस में आएगा? संख्यावाचक में आएगा। पगला वगला गई होगा। 1 मीटर कपड़ा किस में आएगा? परिमाणवाचक में आएगा। मेजरमेंट है। 1 लीटर दूध किस में आएगा? परिमाणवाचक में आएगा। अब किशोरीदास वाजपेयी का यही कहना है। किशोरीदास वाजपेयी जी ये कहते हैं कि भैया आपने यहाँ पे 1 मीटर कपड़ा कहा, कोई बात नहीं, लेकिन ये एक क्या है? ये है तो संख्या ही है ना। आप कहो 1 लीटर दूध, तो अगर आप 1 लीटर दूध कहते हो तो ये भी किसी क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगी। यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है? संख्या। तो कुल मिलाकर के ये आप बात परिमाण की नहीं कर रहे हैं, संख्या की ही कर रहे हैं, तो काहे उसको अलग अलग कर रहे हैं, सीधे संख्या में मानिए। किशोरीदास वाजपेयी का कहना ये था, यानी कि इन्होंने संख्यावाचक परिमाणवाचक को संख्यावाचक के अंदर ही माना हुआ है। बात समझ में आया? तो इनके अनुसार कितना है? सिर्फ 3। ठीक। सीधा प्रश्न होता है, नोट करो फिर आगे बढ़े। देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको सब पढ़ाया था, लेकिन एक चीज़ नहीं पढ़ाई थी शायद, वो था क्या? सार्वनामिक विशेषण, है ना। सार्वनामिक विशेषण मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो है ख़त्म हो गया है, लेकिन एक्चुअली में मैं ये शायद बताना भूल गया था। ठीक। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है ये आप पहले सुनो।
सार्वनामिक विशेषण का मतलब हो गया है जिसमें सर्वनाम उपयुक्त होगा, लेकिन किसके तौर पे? सांकेतिक, मतलब संकेत के रूप में या फिर निर्देशक के रूप में, है ना भाई। आप किसी को निर्देशक के रूप में उपयोग होगा, इन्हीं दो पार्ट्स में ही सर्वनाम उपयोग होगा। जैसे अगर मैं कहूँ, एक एग्जाम्पल दे दूँ, मैं कहूँ यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक क्या है? मेरी है, ठीक है, समझे? अब यहाँ पर पुस्तक के बारे में बात हो रही है, लेकिन संकेत कौन दे रहा है? यह शब्द संकेत दे रहा है। तो जो यह शब्द हुआ, ये क्या हुआ बोलो? सार्वनामिक विशेषण हो गया, क्योंकि अब आपने संकेत यहाँ पर दे दिया। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? बहुत इंटरनली जाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक। अब मैं कह दूं, दूसरा वाक्य बोल दूं, वह आदमी बैल है, मतलब पागल है। वह आदमी क्या है? बैल है। तो अगर आप देखो तो आदमी की विशेषता तो ये है कि वो बैल है, मतलब पागल है थोड़ा सा, और लेकिन संकेत कौन कर रहा है? वह शब्द। तो यहाँ पर ये क्या हो गया बोलो? सार्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण हो गया। और इसी को सांकेतिक क्यों कहा गया? सांकेतिक कहा किसने इसको? तो सांकेतिक इसको कहा था किशोरीदास वाजपेयी ने। किन्होंने कहा था? किशोरीदास वाजपेयी जी ने इनको सांकेतिक कहा था। और एक डेफिनेशन भी दी, एक परिभाषा भी दी कि इसको सांकेतिक क्यों कहा जाता है। तो इन्होंने ये बताया कि साधारणतः जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं वो बेसिकली विशेषण की ही विशेषता बताते हैं, परंतु कभी कभी कुछ परिस्थितियों में ये एक विशेष अर्थ में भी प्रयुक्त होते हैं, इसीलिए उनको सांकेतिक कहा जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ आदमी अच्छा है, तो बात यहाँ पर नॉर्मल हो जाती है कि आदमी की बात कर रहे हैं और आदमी कैसा है? अच्छा है। लेकिन अगर मैं संकेत देकर बोलूँ कि यह आदमी अच्छा है ना, या मैं कह दूँ यह लड़की अच्छी है, तो क्या हो गया? ये सांकेतिक हो गया। मैंने इसको क्या कहा? संकेत करके बोला। इस तरीके के, इसीलिए इन्होंने इसको क्या कहा? सार्वनामिक को सांकेतिक कहा किशोरीदास वाजपेयी ने। तो इनकी डेफिनेशन आपसे सीधी पूछी गई है, तो आप उसको लिख लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्या लिखा है कि साधारणतः सार्वनामिक विशेषण विशेषण की विशेषता बताते हैं, परंतु कभी कभी इनसे विशेष अर्थ उत्पन्न हो जाता है, और तब इन्हें क्या कहा जाता है बताइए? सांकेतिक विशेषण या सांकेतिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अब मेरी बात को जरा गौर से समझिए। जैसे मान लो आपको प्रश्न दिए जाते हैं पेपर में, याद होगा हाई स्कूल में होता था ना कि कोई 4 प्रश्न करिए, परंतु ये प्रश्न करना अनिवार्य है। ग्रेजुएशन में भी होता है कि नहीं होता कि इस प्रश्न को करिए लेकिन इसमें आप एक अवश्य करेंगे, या होता है कि इस प्रश्न को अवश्य करिए। कभी कभी आपको क्या होता है, कई सारे ऑप्शन कई सारे प्रश्नों में दिए होते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे दिए होते हैं जो कहते हैं भैया इसको करना जरूरी है। तो क्या वहाँ सांकेतिक सार्वनामिक होगा? नहीं होगा? होगा वहाँ पे, क्योंकि वो भी क्या कर रहे हैं? पर सही कह रहे हैं। जैसे अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल आपसे बोलूँ, मैं कहूँ उस प्रश्न को अवश्य देखें, या उस प्रश्न को अवश्य करें या देखें, कुछ भी हो सकता है। उस प्रश्न को अवश्य क्या करें? देखें। तो उस प्रश्न को अगर अवश्य देखें तो यहाँ पर उस प्रश्न क्या ये सांकेतिक सार्वनामिक हो सकता है? बोलो। हाँ हो सकता है। काहे? क्योंकि ये संकेत दे रहा है, आपको डायरेक्टली बता रहा है, निर्देश कर रहा है कि भैया वो प्रश्न जरूर करना, चाहे कुछ करना चाहे ना करना, चाहे उल्टे लटक जाना, लेकिन वो प्रश्न जरूर करके आना। बात समझे? तो यहाँ पर ये आपको समझ में आया सांकेतिक सार्वनामिक। अब आप आगे समझिए कि इसको उतारिए फिर आगे बताएं। आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें हमें आपसे जाननी है। आपको ये पता है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम होते हैं 11 प्रकार के, ठीक है। और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। मतलब टोटल हिंदी में कितने तरीके के सर्वनाम उपयोग किए जाते हैं? 11 तरीके से। और होते कितने भेद हैं? सिर्फ 6 भेद होते हैं, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया? सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं? 6। और कुल सर्वनाम कितना उपयोग किया जाता है? 11। इसके अलावा सर्वनाम उपयोग नहीं होता है। जैसे आपने कहा तुम्हारा नाम क्या है? हो तुम्हारा नाम क्या है? आपका नाम दुबे जी, आपका नाम कुसुम। अब मैंने कहा कि आप लोग अपने बारे में कुछ ना कुछ लिखना शुरू करिए। आप कुसुम के बारे में लिखिए, कुसुम इनके बारे में लिखिए, दुबे जी इनके बारे में लिखिए, तीसरा कोई और किसी के बारे में लिखे। मैंने इस तरीके से ऐसे मतलब सब लोग एक दूसरे के बारे में लिखिए अगर बोल दिया मैंने, तो आपने ये पढ़ा होगा कि होता क्या है कि सर्वनाम में आप क्या, सर्वनाम है क्या एक्चुअली में? भाई संज्ञा को बार बार ना यूज़ करना पड़े, वही है सर्वनाम, और कुछ है सर्वनाम। भाई हमने कहा कि गाय हमारी माता है, अब इसके आगे हम लिखें गाय के 2 ही पैर होते हैं, है ना, गाय का एक बछड़ा होता है और गाय की एक बछिया होती है। तो इस तरीके के शब्द अगर लिखें, अच्छा कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो कट्टर वाला तो नहीं बैठा है, नहीं पता चले कहते गाय का जो है आप मजाक बना रहे हैं, ठीक है, नहीं आजकल कुछ भी हो सकता है। तो
अब हुआ क्या कि आप जब ये लिखते हैं तो आप ऐसे तो नहीं लिखते हैं, या किसी व्यक्ति के बारे में आप लिख रहे हो या किसी भी चीज़ के बारे में आप लिख रहे हो, तो आप पहला शब्द तो संज्ञा उपयोग करते हैं, उसके बाद वो ऐसा करता है, वो वैसा है, उसका ये है, उसका वो है, उसकी चाची, उसकी नानी, उसकी दादी, उसकी बुआ, उसकी फूफा, रिश्तेदारी ऐसे बताने लगते हैं आप, यही तो करते हैं आप। मतलब संज्ञा एक बार उपयोग होती है, फिर उसके स्थान पर जो प्रयोग करते हैं वो क्या करते हैं, सर्वनाम करते हैं। और ऐसे टोटल पूरे व्याकरण में सिर्फ 11 सर्वनाम हैं जो उपयोग किए जाते हैं। कितने सर्वनाम? 11 सर्वनाम। तो कहने का अर्थ क्या है कि सर्वनाम टोटल कितने होते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि कितने सर्वनाम होते हैं टोटल, तो सर्वनाम कितने होते हैं? 11। लेकिन सर्वनाम को कैटेगराइज्ड किया गया है, मतलब सर्वनाम का जो भेद है, सर्वनाम का जो भेद है वो कितना है? वो है 6। ठीक, कौन कौन सा है ये आप देख लो। पहला हो गया पुरुषवाचक, दूसरा आप लिखो निजवाचक, तीसरा लिख लो निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, इसके आगे लिखो चौथा अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, संबंधवाचक, और अगला है आपका प्रश्नवाचक। ये इतने सर्वनाम तो आपके हो गए, 5 और 6। ठीक है ना? तो आप समझो सर्वनाम कितने प्रयुक्त होते हैं व्याकरण में, तो 11 लिखने के लिए। और उसके बाद सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6। वो 6 भेद कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि कौन सा ऐसा सार्वनामिक विशेषण है और कौन सा ऐसा सर्वनाम है, सर्वनाम का कौन सा ऐसा भेद है जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? मेरा प्रश्न आपसे ये है। मतलब ये आपको 6 सर्वनाम दिख रहे हैं। अब इन 6 सर्वनाम में सार्वनामिक विशेषण भी क्या है? सर्वनाम ही तो है, एक विशेषण के रूप में उपयोग होता है। लेकिन इनमें से कोई 2 सर्वनाम है जो विशेषण के रूप में उपयोग नहीं होते हैं। वो कौन से 2 हैं? पुरुषवाचक और निजवाचक। वेरी गुड। कौन कौन से? पुरुषवाचक और निजवाचक। ये 2 ऐसे हैं जो कि विशेषण के रूप में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। बात समझ में आया? बाकी सब निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक किसमें उपयोग किए जाएंगे? सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त किए जाएंगे। तो सर्वनाम के कौन कौन से भेद, कितने ऐसे सर्वनाम के कितने भेद हैं जो विशेषण के रूप में उपयोग नहीं किए जाते? तो कितने? 2। कौन कौन से? प्रश्नवाचक और निजवाचक। बाकी सब विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। उतार लो।